हमने जगह दो हमारा सावधान, आप हाथी विचरण क्षेत्र में हैं। सरगुजा के अलग अलग इलाकों में ऐसे बोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे और ये संकेत है कि समूचा सरगुजा हाथी के उत्पात से थर्राया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। IBC 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। सरगुजा वो इलाका जिसे हाथी उत्पात के नाम से जाना जाता है। इसके अलग अलग इलाकों में हाथी लगातार उत्पात मचाते हैं। यहाँ जनहानि, फसल हानि के साथ साथ जो मकान की क्षति भी हाथी लगातार कर रहे हैं। ऐसे ही इलाके में आज हम जाएंगे और ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं और लोग अपना घर छोड़कर बाहर ठंड में जीने को मजबूर हैं। क्या कर रहा है वन विभाग का अमला और इसके लिए किस तरह के निदान करने की कार्रवाई जारी है, इससे भी आपको रूबरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। हाथियों का दल जो बांटता है मौत। गजराज के आतंक से थर्राया सरगुजा। हाथियों ने किया वन विभाग के नाक में दम। जिन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कब थमेगा गजराज और इंसानों के बीच का संघर्ष? तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सरगुजा की हैं, जहां इन दिनों इंसानों और हाथियों के बीच जंग छिड़ी है। हाथी ग्रामीणों को उनके गांव से खदेड़ना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंसान अपने इलाकों से हाथियों को बेदखल करना। इस संघर्ष में किसका पलड़ा भारी रहेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जमीन को लेकर छिड़ी इस जंग में कभी इंसान तो कभी हाथियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के मिनी शिमला कहे जाने वाले अंबिकापुर जिले की सरहद पर बसे सैकड़ों गांव में लोगों की जान पर बनाई है। वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम गांव के करीब घुसे हाथियों को खदेड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहते हैं। उधर कभी कभी हाथी भी टस से मस नहीं होते। वो 2 कदम पीछे और 4 कदम आगे बढ़कर ग्रामीणों पर हमले की तैयारी में रहते हैं। कि वन विभाग का अमला यहाँ पर पहुँचता तो है, लेकिन उनके पास भी कहीं ना कहीं जो संसाधनों की कमी होती है, जिसके कारण हाथियों को वो गांव से दूर रखने में सफल नहीं हो पाते। यही कारण है कि जो गांव का सरहदी इलाका होता है, सिंगल मकान होते हैं, वहाँ पर हाथी पहुँचते हैं और वहाँ के घरों को नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ रखे अनाज को चट कर जाते हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी उस नुकसान को लोग, चाहे वन विभाग का अमला, नहीं रोक पाता। छत्तीसगढ़ का सरगुजा इलाका हाथियों की दहशत के लिए जाना जाता है। पूरे संभाग में हाथियों की आमद करीब साल भर बनी रहती है। यही कारण है कि यहां हाथियों का उत्पात भी लगातार बना रहता है। इस बार हाथियों ने मैनपाट इलाके में डेरा जमाया हुआ है। आलम यह है कि करीब 9 हाथियों का दल 2 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी हाथी इस इलाके में डटे हुए हैं और लगातार क्षेत्र में उत्पात मचा रहे हैं। पहले ही मैनपाट की प्राकृतिक विषमताओं के कारण इस इलाके के लोगों का यहां जीना दुश्वार रहता है, तो वहीं गजराज के आतंक से दर्जन भर से ज्यादा गांव के लोग खौफजदा हैं। तो रहता है, जब भाई आक्रमण करते हैं तो भय तो लगता ही है। यही गांव में एकत्रित होकर के बीच बीच में कहीं कहीं आग जलाकर अपने सुरक्षा के लिए, ताकि गांव में अगल बगल हाथी आ जाए तो कुछ गांव में उस चर्चा फैलाएं। पूरा मैनपाट हाथियों के इस आक्रामक प्रभाव से त्रस्त है।
तो हाथी तो मताए हैं पेट कुनकुरी बिलेट होगी, फसल खाए हैं। यहाँ हम लोग का टाच चाहिए खेलने के लिए, सुरक्षा के लिए। लोग पूरा यूथ गैंग पूरा साथ में एक टीम बना के रखते हैं, मतलब कि गांव के आसपास ही, अगल बगल गांव के आमने सामने। तो पूरा सतर्क रहते हम लोग, पूरा बस्ती में घुस न जाए करके ऐसे। और भी यहाँ पर लड़कियाँ भी यहाँ पर हैं, क्योंकि ये इलाका ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, वन विभाग के द्वारा कुछ चीज़ नहीं है। ये बताइए, हाथी से कितना डर है आप लोगों को? कैसे आप लोग सुरक्षा करते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं? बहुत डर लगता है और घर में ही रहते हैं, बाहर में नहीं निकलते हैं हम लोग। तो अभी देख रहे हैं सब लोग इकट्ठा हैं, क्यों हैं आप लोग इकट्ठा? और आसपास हाथी है तो कितना डर है? बहुत डर लग रहा है। ग्रामीण अपनी फसल, घर और जान बचाने के लिए कड़ाके की सर्दी में रत जगा करने को मजबूर है। कई घरों को गजराज का दल तोड़ चुका है। ऐसे में बेघर हुए लोग सरदरात में खुलेआम आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। IBC 24 की टीम ने इन्हीं प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और समझा कि हाथियों और ग्रामीणों के इस संघर्ष में क्या क्या नुकसान हो रहा है। सरगुजा का मैन पार्ट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, वैसे तो ये इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन इन दिनों हाथियों के उत्पादी दल के लिए चर्चा में है। मैन पार्ट की दर्जन भर से ज्यादा गांव और ग्रामीणों के लिए दहशत का पर्याय बन गए हैं गजराज। हाथी अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए ग्रामीणों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। किसानों को मुआवजा देकर जिला प्रशासन अपनी औपचारिकताएं पूरी तो कर लेता है, लेकिन इन हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए वो कोई ठोस प्रयास नहीं कर रहा है। नतीजा ये है कि गांव में हाथियों की आमद बढ़ गई है। वो बेधड़क आते हैं और ग्रामीणों के घरों और अनाजों को अपने पैरों तले रौंद कर चले जाते हैं। हाथी प्रभावित एक गांव में जब IBC 24 की टीम पहुंची तो हालात जानने की कोशिश की। नजारा हैरत करने वाला था। पुनर्वास गांव बसाकर, पुनर्वास बस्ती बसाकर हाथी की समस्या से निजात देने की बात कही गई थी, लेकिन ग्रामीणों की समस्या अब भी बरकरार है और वो हाथी की समस्या झेलने से अब भी दो चार हो रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि एक बड़ी समस्या अब भी बरकरार है और इसका स्थायी निदान अब तक नजर नहीं आ रहा। भागा तो हम का करूँ, डर कर चलते भाग देता हूँ। सरगुजा में हाथियों की समस्या सालों पुरानी है। कई इलाकों में सालों से हाथियों का दल आता है और उत्पात मचाकर वापस लौट जाता है। ऐसा ही एक इलाका है मैन पार्ट का कनराजा पटेल पारा, जहां लगातार हाथियों के उत्पात के कारण ग्रामीण बेबस और लाचार नजर आते हैं। ऐसे में वन विभाग और प्रशासन ने इनका पुनर्वास कराया और तराई से लाकर इन लोगों को मैन पार्ट के ऊपरी इलाके में बसाया गया। यहाँ ग्रामीणों को मुआवजा राशि देने के साथ ही घर बनाकर देने और तमाम सुविधाएं देने की बात कही गई थी, मगर वादे सिर्फ और सिर्फ वादे बनकर फाइलों में बंद हो गए। हाथी से प्रभावित 300 परिवारों को जहां पुनर्वास कराया गया, वहां महज 44 मकान दिए गए। बाकी मांझी समुदाय के आदिवासी परिवारों ने अपनी व्यवस्था खुद की। कच्चे मकान बनाकर जैसे तैसे ये लोग यहाँ रहते हैं, मगर इन्हें खेती करने अब भी निचले इलाके में ही जाना पड़ता है।
वन विभाग के द्वारा शिफ्ट किए गया कणराजा बस्ती में इस वक्त मौजूद हैं हम, जिसे हाथियों के उत्पात के कारण एक नई पुनर्वास बस्ती बसाई गई और यहाँ के लोगों को मुआवजा देने की बात कही गई। पटेल पारा, बैगा पारा मोहल्ले का नाम, तो पूरा खत्म हो गया, मकान गिर गया। वहाँ से हम लोग भाग करके यहाँ हम लोग को शिफ्ट दिया गया। अच्छा, नुकसान खेती कर देते हैं और यहाँ हम लोग को रहने का कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी का भी बहुत तकलीफ है और हम लोग को सब में खेती बाड़ी करने में भी तकलीफ। जहां हर बार हाथी पहुंचकर इनके फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं और इन्हें नुकसान का पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिल पाता। इन लोगों को पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। सरगुजा के इन इलाकों में हाथी आतंक का पर्याय बन चुके हैं। हाथी प्रभावित इलाकों में पीड़ितों को सरकार दोनों सूरत में मुआवजा देती है, जान गंवाने पर और फसलों के नष्ट होने पर भी, लेकिन हालात ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। रात के करीब 7 बज चुके हैं और IBC 24 की टीम इस वक्त मौजूद है पेट गांव में। पेट गांव का ये वो इलाका है जहां पर पहाड़ी कोरवा रहा करते थे। बीती रात इसी जगह पर हाथी का दल पहुंचा हुआ था और इस घर को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से बिखरे हुए सामान हैं। यहाँ पर हाथी का लीद भी मौजूद है। ये बताता है कि हाथी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अपना उत्पात मचाकर यहाँ से गए हुए हैं। बिखरे सामान जैसे ही छोड़ के पहाड़ी कोरवा का परिवार यहाँ से पलायन कर चुका है। जिन्हें हाथी ने बेघर कर दिया है वो कहाँ है, तो चलिए उनकी तलाश में चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अभी पहाड़ी कोरवाओं का परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में कैसे रात गुजार रहा है और उनकी व्यवस्था क्या की गई है। तो चलिए चलते हैं उनकी तलाश में। मैनपाट के हाथी प्रभावित इलाके के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ तो हाथी इनके मकानों को तोड़कर इन्हें बेघर कर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वन विभाग के द्वारा प्रभावित लोगों के लिए बेहतर इंतजाम भी नजर नहीं आ रहे। एक ऐसा ही गांव है पेट, जहां दुर्गम इलाके से होते हुए हम पहाड़ी कोरवाओं की बस्ती तक पहुंचे तो नजारा चौंकाने वाला था। हाथियों के दल ने पहाड़ी कोरवा के घर को बुरी तरीके से तोड़ दिया था। वन विभाग के दावे के मुताबिक हाथी प्रभावित लोगों को सरकारी पक्के मकानों में राहत दी जा रही है। IBC 24 की टीम जब इन मकानों तक पहुंची तो इन पर ताला लगा मिला। फिर हमने मोबाइल की रोशनी में प्रभावित पहाड़ी कोरवा के परिवार को ढूंढने की मुहिम शुरू की। गांव के अलग अलग घरों में खाक छानने के बाद हमें एक खलिहान से कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी और जब हम वहां पहुंचे तो पहाड़ी कोरवाओं का परिवार खुले छत में सोने को मजबूर था। और जब हमने पीड़ित परिवार से हाथी के आतंक को लेकर बातचीत शुरू की तो वो खौफजदा हो गए। इसके बाद परिवार ने जो अपनी आप बीती सुनाई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। पहाड़ी कोरवा जिनके मकान को हाथियों ने तोड़ दिया था, उनकी तलाश करते हुए हम शासकीय भवनों तक पहुंचे, लेकिन वो लॉक मिले थे। पहाड़ी कोरवाओं की तलाश यहाँ पूरी हो रही है। आप देख सकते हैं कि पैरे का पुआल रखा हुआ है और यहाँ पर खुले आसमान के नीचे पहाड़ी कोरवाओं का परिवार किस तरह से जी रहा है। बच्ची भी यहाँ पर है, एक महिला यहाँ पर है और पूरा परिवार यहाँ पर सो रहा है। ये बता कहाँ एजे काहे बर सोवा था तुमन, कहाँ हो रही सुते बर कहाँ जाऊँ। तोर घर कहाँ रही, इसको कभी कहाँ बगीचा में रही। फिर बगीचा में
फिर का हुई? तो का करबो दऊ हाथी टोर दी लड़की ला ले भगवान दऊ मोर भागत हन का करबो डर कर चलते भाग देता हूँ किसे करबो महाराज भाग देता हूँ। देख सकते हैं कि एक निसक्त वृद्ध है जो कि एक पुआल के नीचे यहाँ पर जीवन यापन करने को मजबूर है। इनके घर को जो हाथी हैं वो तोड़ चुके हैं। वन विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अखिलेश, ये बताइए हाथी कितने हाथियों का दल इस इलाके में मूवमेंट कर रहा है और पहाड़ी कोरबा के परिवार क्यों ऐसे सो रहे हैं? अभी सर 8 हाथियों का दल पेट एरिया के क्षेत्र में है सर। कल बिलाई ढूढ़ी के रात्रि में बिलाई ढूढ़ी के क्षेत्र में उतरा था सर। अभी कहाँ रह रहे हैं? अब हम और आप साथ खोज रहे थे, शासकीय भवन पे भी गए। शासकीय भवन किस तरह के मिले और कहाँ मिला पहाड़ी कोरवाओं का परिवार सर? अभी तो बीच बस्ती के कौन सा घर पुआल के नीचे है सर अभी जी। तो ये अभी कितनी ठंड पड़ रही है और ऐसे में सुरक्षित है क्या परिवार? अभी तो सुरक्षित नहीं है सर। हालांकि वन विभाग के इस मामले में अलग ही दलील है, मगर जिस तरह से कड़कड़ाती सर्द भरी रात में पहाड़ी कोरवा का परिवार खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर दिखा, वो वन विभाग के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। हाथियों का आतंक है और पहाड़ी कोरवा का परिवार, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, उनकी किस तरह की स्थिति है आप देख सकते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि जो तमाम दावे किए जाते हैं वो सिर्फ कागजों पर है, वो धरातल पर नजर नहीं आते। IBC 24 की टीम ने हाथी प्रभावित इलाकों में घूम कर ग्रामीणों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। रात ढलने के साथ ही गांव में सायरन की आवाज सुनाई दी। वन विभाग का गजराज वाहन सायरन की आवाज देते हुए गांव की गलियों में घूमता नजर आया। वन अधिकारियों से बातचीत में पता चला कि वन विभाग के पास भी हाथियों से निपटने न तो कोई पर्याप्त संसाधन मौजूद थे और न ही वन विभाग हाथियों को रोक पाने में सक्षम नजर आ रहे थे। महज एक टॉर्च के भरोसे वन विभाग का अमला हाथियों को गांव से दूर रखने की कवायद में जुटा हुआ था। वन अधिकारी खुद मान रहे थे कि उनके एक वनपाल के भरोसे 10 किलोमीटर के एरिया में 20 से ज्यादा गांव शामिल हैं। ऐसे में हाथियों की आमद होने पर उनके पास लोगों को मुनादी कराने के अलावा कोई दूसरे संसाधन मौजूद नहीं है। आपके क्षेत्र में हाथियों का दल 8 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। आप कहीं पर भी हाथी देखें तो उसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दें। घर के आसपास आग जलाकर रखें। कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हाथी गांव की ओर रुख करते हैं तो आखिर उनके पास ऐसे कौन से संसाधन हैं, कौन से उपाय हैं जिससे वो हाथियों को दूर रखने की कोशिश करते हैं। ये बताइए किस तरह की व्यवस्था वन विभाग के पास है, कितने हाथियों का मूवमेंट है इधर, कितने हाथियों का दल? यहाँ हाथी के 9 हाथियों का दल है, लेकिन हाथी जो है डिवाइड हो गए हैं। एक हाथी अलग है और 8 का ग्रुप अलग है। कितने इलाके होंगे जो हाथी प्रभावित हैं और कितने दिन से ये सब समस्या चल रही है? ये विगत तो 1-2 माह से ऐसा हो रहा है हम लोग साथ में इस फील्ड में, मैन पार्ट में। और ये पेट हो गया, आपका बिलाई ढोड़ी हो गया, परपटिया हो गया, मैन पार्ट, ये पूरा क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे फील्ड के कर्मचारी भी हैं जो लगातार निगरानी करते हैं। ये बताइए कब से आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, कितने हाथी आ रहे हैं और कैसे बचाते हैं, कैसे करते हैं आप लोग? लगातार हम लोग अभी लग रहा है कि यहाँ 30 दिन हो गया आग यहाँ से आया है ना, जब से तब से उत्पात मचा के रखा है। वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो लगातार गांव पे तक जाते हैं। ये बताइए कितना इलाका आपके बीट में आता है, कितने लोग हैं आप लोग, कैसे करते हैं फिर काम? मेरे बीट के अंतर्गत सर 15 पंचायत आते हैं और बाकी स्टाफ रहते हैं कमलेश्वरपुर, नर्मदापुर। जैसे कि हाथी नीचे क्षेत्र आती है तो उनको आने में थोड़ा सा लेट होती है, तो मैं अकेले जाता हूँ तो थोड़ा सा समय लगता है आदमी लोगों को सुरक्षित पहुंचाने में। तो ये देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर का एरिया सिर्फ एक जो वन रक्षक है उसके भरोसे है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब मैदानी अमले पर ही कर्मचारी नहीं रहेंगे तो आखिर लोगों की जो सुरक्षा है वो वन विभाग कैसे कर पाएगा? क्या क्या सुविधा है आप लोगों के पास? मान लीजिए हाथी सामने है, कैसे भगाते हैं आप लोग?
जी, हम लोगों के पास टार्च रखे रहते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो मसाल जलाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि आग देख के और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं हाथी, इसलिए हम लोग ज़्यादातर टार्च का ही सहारा लेते हैं। ये वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं जो साफ कह रहे हैं कि लगातार उनकी कोशिश है कि जो जनहानि है उसको रोका जा सके, ताकि जो जनहानि है वो उससे बचा जा सके। लोगों को लगातार ये कोशिश की जाती है कि जब हाथी मूवमेंट करें तो उन्हें दूर रखा जाए, लेकिन इस तरह की कई सारी परेशानियां हैं। आप देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर का जो एरिया है सिर्फ एक वन रक्षक के भरोसे है। ऐसे में समझा जा सकता है कि वन विभाग के पास भी संसाधनों की कमी है, जिसके कारण हाथी का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। वन विभाग के मुताबिक सरगुजा इलाके में विचरण कर रहे हाथियों की कॉलर आईडी गिर चुकी है और उनके लोकेशन का पता लगा पाना बेहद मुश्किल भरा होता है। वन विभाग ये भी कह रहा है कि उनके लिए एक बड़ी चुनौती जनहानि को रोकने की है। ऐसे में लोगों से अपील करते हैं कि वो हाथी तक ना पहुंचे। वन विभाग की अपनी दलील है और वन कर्मचारी प्रशासन और शासन से मांग भी कर रहे हैं कि गांव में टॉर्च जैसी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। मेरे पीछे जो आग जल रही है वही गांव में हाथियों को गांव से दूर रखने का एक बड़ा जरिया है। यही कारण है कि आज हमने हाथी प्रभावित जितने इलाकों में दौरा किया, वहां पर ये पाया कि ग्रामीण अपने संसाधनों के जरिए ही हाथी को गांव से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैनपाट के ऐसे दर्जन भर गांव हैं जो हाथियों के उत्पात से थर्राए हुए हैं और लोग रतजग्गा करने को मजबूर हैं। वन विभाग का अमला अपनी तरफ से प्रयास करने की बात तो कहता है, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। यही कारण है कि वन विभाग अपने संसाधनों का रोना रोता है, तो जो ग्रामीण हैं वो वन विभाग से मदद की अपील कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और शासन को इस ओर ठोस पहल करने की जरूरत है, ताकि गजराज के आतंक से लोगों को निजात मिल सके। आज के हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।